विरंजक चूर्ण। आज हम विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो उसके साथ क्या क्लोरीन भी फ्री होती है या मुक्त होती है। उस क्लोरीन की क्रिया जब कैल्शियम OH का H2 या बुझे हुए चूने के साथ करवाते हैं तो हमें CaOCl2 या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। उसके साथ H2O भी बनता है। जलीय सोडियम क्लोराइड या लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है और इसी क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना या CaOH का H पर जब क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाते हैं। यद्यपि वास्तविक संगठन जो होता है इसका वह काफी जटिल होता है। अब इसके उपयोग देखते हैं कि विरंजक चूर्ण के क्या क्या उपयोग है। पहला है वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग है वह वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के जो वस्त्र होते हैं उनके विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है रासायनिक उद्योगों में। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। फोर्थ है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है बेकिंग सोडा NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। जब NaCl H2O CO2 और NH3 के प्रेजेंस में क्रिया करते हैं या रिएक्शन करते हैं तो NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं और साथ में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। बेकिंग सोडा यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय या खाना गर्म करते समय इसमें विभिन्न अभिक्रियाएं होती है। क्या क्या अभिक्रिया होती है? 2NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 मुक्त होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर। अब इसके यूजेज देखते हैं कि इसके क्या क्या उपयोग हैं। फर्स्ट है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड बनाने में काम आता है। दूसरा है इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है। खमीर उठना मतलब यह स्पंजी और उफना हुआ मतलब फूल जाता है, फूला हुआ, तथा इससे यह मुलायम व स्पंजी हो जाता है। थर्ड है यह एंटासिड का एक संघटक है। फोर्थ यूज है इसका सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई घर में हम किचन में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े, खस्ता मतलब कुरकुरे पकौड़े बनाने में करते हैं। कभी कभी इसका उपयोग जब खाने को हमें शीघ्रता से बनाना होता है तो इसका उपयोग किया जाता है। केमिकल या रासायनिक नाम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसको बनाया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। एंटासिड मतलब हमारे पेट में जब एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाता है तो उसको उदासीन करने के लिए भी इसका एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O यह इसका फॉर्मूला होता है। धोने का सोडा, इसे रासायनिक नाम क्या है इसका?
सोडियम अन्य रसायन जैसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है इसको। बेकिंग सोडा को जब हमने गर्म किया था तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ था। इस सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग पाउडर से जो सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हुआ था, उस सोडियम कार्बोनेट को जब पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तो उसके क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण होता है। यह इसकी रिएक्शन है। सोडियम कार्बोनेट को 10H2O के साथ जब हम क्रिस्टलीकरण करते हैं तो यह धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने के सोडे के उपयोग क्या क्या है? कांच, साबुन व कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स सोडियम यौगिक, बोरेक्स क्या होता है? सोडियम यौगिक होता है, उसके उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। फोर्थ क्या है इसका उपयोग? जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो जल में कठोरता प्रेजेंट होती है, स्थायी कठोरता, उसको हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिफ्थ हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 1/2H2O। यह इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O को जब 1/2 H2O के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो CaSO4 2H2O प्राप्त होता है, मतलब जिप्सम प्राप्त होता है। और यह क्या होता है? POP का मतलब क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP इसको शॉर्ट रूप में लिखा जाता है। जब जिप्सम को हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। ये क्या है? अर्धहाइड्रेट। और इसको क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट। मतलब जल का पूरा अणु नहीं है, आधा अणु है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अर्धहाइड्रेट। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या कहते हैं? इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जब किसी की हड्डियां, हाथ या पैर की हड्डियां टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? उन पर प्लास्टर कर देता है। और प्लास्टर करने के बाद कुछ ही समय में जो हड्डियां हैं वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ या ठोस पदार्थ बनता है। उपयोग क्या है इसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने भी इसका उपयोग किया जाता है। सतह को चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जल का जो अणु है वह पूरा न होकर आधा अणु है या आधा क्रिस्टलन अणु के रूप में यह लिया गया है। जल का आधा अणु क्या है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र। जो CaSO4 है इसका 2 इकाई सूत्र, मतलब जब ये दो होते हैं, CaSO4 1 और CaSO4 2, जब ये दो होते हैं तो जल के एक अणु के साथ क्रिया करते हैं। 2 CaSO4 होता है, वह जल के एक अणु के साथ क्रिया करता है। यहाँ पर ये एक इकाई है, मतलब एक ही है ये CaSO4, तो यह क्या करेगा? जल के आधे अणु के साथ ही क्रिया करेगा। अब पढ़ते हैं हम क्रिस्टलन का जल। क्या होता है क्रिस्टलन का जल? हम देखते हैं कि शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब इसको जल क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है
और लवण का रंग श्वेत हो जाता है। अब क्रिस्टल को पुनः जब जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टलन का नीला रंग वापस आ जाता है। जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का जल क्या होता है, नीला होता है उसका कलर। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वह उस क्रिस्टलन से जल हट जाता है और रंग है वह क्या होता है, सफेद हो जाता है। लेकिन वापस जब क्रिस्टलन को जल में भिगोते हैं, जल में डालते हैं तो उसका रंग वापस नीला हो जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण है, मान लो कोई भी एक लवण है, उसमें जल के जितने अणुओं की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन के जल के अणु कितने हैं, 5 हैं। 5H2 हैं इसलिए कितने हो गए, 5 हो गए। Na2CO3 10H2O के क्रिस्टलन के जल के कितने अणु हैं, 10 अणु हैं, जल के 10 अणु। CaSO4 2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। CaSO4 में कितने अणु हो गए, 2H2O इसलिए 2 अणु जल के हो गए। CaSO4 2H2O को क्या बोलते हैं, जिप्सम भी बोलते हैं। ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं जो शुरू में हमने एसिड और बेस में रिएक्शंस पढ़ी थी कि एसिड किस से रिएक्शन करता है और बेस किस से रिएक्शन करता है। तो हम एसिड की अगर रिएक्शंस देखें तो यह धातु के साथ करता है, धात्विक ऑक्साइड के साथ करता है, धातु कार्बोनेट के साथ करता है, क्षारक के साथ भी यह अभिक्रिया करता है और धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी करता है। एसिड जब धातु के साथ रिएक्शन करता है तो अम्ल प्लस धातु मिल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लवण और H2। और एसिड या अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। जब एसिड धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल तो बनता ही है, साथ में CO2 भी मुक्त होती है, CO2 भी बनती है। जब एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ या क्षारक के साथ करते हैं तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जब एसिड की रिएक्शन धातु बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, जल और CO2 बनाते हैं। धातु बाइकार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ जब एसिड की क्रिया करते हैं तो सेम प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम क्षारक या बेस की अभिक्रियाएं देखें तो यह धातु के साथ भी करता है, धात्विक ऑक्साइड के साथ करता है। धातु के साथ बेस रिएक्शंस करके क्षारक प्लस धातु रिएक्शन करके लवण और H2 बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्षारक की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्षारक है वह धातु कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। क्षारक की क्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। अम्ल की क्षारक के साथ करवा दो, क्षारक की अम्ल के साथ करवा दो, क्या प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। जब क्षारक की अभिक्रियाएं धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो क्षारक धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्षारक है वह धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों के साथ ही अभिक्रिया नहीं करता। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में।